Hello and welcome, dear student. Welcome to the part 3 of CSIR NET June 2025 मैथमेटिकल सॉल्यूशन। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे और 7 से 8 क्वेश्चन में पार्ट 2 में डिस्कस किए थे। तो उनमें हमने प्योर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस किए थे। अब हम इसमें कुछ अप्लाइड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर ए फंक्शन f of x y is equal such that f of tx ty is equal to t cube into f of xy। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन ट्रू होंगे रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ द f एंड इट्स डेरिवेटिव विच इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ध्यान से देखो, हमें क्या गिवन है। हमें ये गिवन है कि f ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई है, इसकी वैल्यू है टी क्यूब f ऑफ x कोमा वाई। अगर ये गिवन है तुम्हें तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें, ध्यान से देखो, यहाँ से क्या पता लगता है कि जो ये f है तुम्हारे पास, ये f एक होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन है इन x एंड y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब हमने x की जगह टी एक्स और y की जगह टी वाई पुट किया तो t की पावर 3 कॉमन आई। इसका मतलब f इज ए होमोजेनियस फंक्शन, फंक्शन ऑफ डिग्री 3। ठीक है, यानी डिग्री कितनी है उसकी, 3 है। डिग्री को हम n बोलते हैं, यानी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 गिवन है। 3 डिग्री का तुम्हारे पास क्या है, फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली आइलर होमोजेनियस थ्योरम से हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, आइलर आइलर होमोजेनियस, ठीक है, थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास कोई फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है, अगर डिग्री उसकी कितनी है, n है, n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, तो वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि x करली f अपॉन करली x प्लस y करली f अपॉन करली y इज इक्वल टू डिग्री इनटू फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन है वो सेकंड डेरिवेटिव पे है, वो है तुम्हारे पास एक्स स्क्वेयर करली एफ अपॉन करली एक्स स्क्वेयर प्लस, ठीक है, वाई स्क्वेयर, सॉरी 2xy इंटू करली स्क्वेयर एफ अपॉन करली एक्स करली वाई, और प्लस वाई स्क्वेयर करली स्क्वेयर एफ अपॉन करली वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, वेयर एन इज द डिग्री ऑफ द फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें, फर्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, यहाँ किसका यहाँ 3 है और यहाँ पे 1 ऑप्शन बी में, और एक बार डेरिवेटिव हुआ है, यानी ए और बी ऑप्शन में हमारा फर्स्ट रिजल्ट अप्लाई होगा और सी और डी ऑप्शन में हमारा सेकंड रिजल्ट अप्लाई होगा। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है, अगर ए ऑप्शन में देखें, ए ऑप्शन में x की वैल्यू कितनी है, 1 है, y की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट से देखें तो क्या आना चाहिए था, 1 इंटू करली एफ अपॉन करली एक्स कोमा 1 प्लस 1 करली एफ अपॉन करली वाई इज इक्वल टू डिग्री कितनी है, 3 है, 3 इंटू ये आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, 3 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है, तो इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 3 हमारे पास अगर राइट हैंड साइड में यहाँ है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसा बच्चों ने बताया कि 3 लेफ्ट हैंड साइड में था, तो वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, तो इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बी ऑप्शन में देखें हम, बी ऑप्शन में देखें तो x की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो हमारा रिजल्ट है यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, करली एफ अपॉन करली एक्स 1 इंटू -1 इंटू करली एफ अपॉन करली वाई इज इक्वल टू 3f। ठीक है, किस पे, 1 -1 पे। तो ये तुम्हें सेकंड ऑप्शन बी में इसकी वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है वो, करली स्क्वेयर एफ अपॉन करली एक्स स्क्वेयर, यानी अगर यहाँ पे देखें हम तो उसने सी ऑप्शन में एक्स की वैल्यू कितनी ली हुई है, 1 ली हुई है, और वाई की वैल्यू भी कितनी ली हुई है, 1 ली हुई है। तो जो हमारे पास ये रिजल्ट है क्या बनेगा, 1 इंटू 1 का स्क्वेयर 1 करली एफ अपॉन करली एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 2 करली स्क्वेयर एफ अपॉन करली स्क्वेयर एक्स करली एक्स करली वाई।
और y की वैल्यू भी 1 है, तो ये हो जाएगा करली स्क्वायर f अपॉन करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन, तो 3 इंटू 3 - 1 इंटू एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6f। ठीक है, और यही तुम्हें सी ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखे डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन में भी उसने x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 ली हुई है, लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, 9 थोड़ी आएगा। इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके जो करेक्ट आंसर बनेंगे वो बनेंगे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये, एग्जाम में गिवन था। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तुम्हारे पास क्या है, स्टर्म लियोविली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आइगन वैल्यू पे क्वेश्चन पूछ रखा है उसने। ठीक है, स्टर्म वैल्यू वैल्यू प्रॉब्लम आइगन वैल्यू पे ही क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। तो अब देखो इसमें क्या पूछ रखा है, इसमें पूछ रखा है कि जो आइगन वैल्यूज आएंगी, वन लैम्डा आइज, उसका रेसिप्रोकल करके उसका सम पूछा हुआ है कि इन चारों में से क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसके आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई डैश प्लस लेमडा बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, डेरिवेटिव कर दीजिए एक्स वाई डबल डैश प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स वाई डैश प्लस लेमडा बाय एक्स। ठीक है, ओके, वाई डैश, ये एक्स नहीं आएगा। ठीक है, यू इंटू वी रूल लगा दिया, इंटू वाई इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्र वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तुम्हारे पास आइलर इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये तुम्हारे पास आइलर इक्वेशन बन गई, तो इसको किसी कोफिशिएंट में जितनी बार डेरिवेटिव है उतनी ही एक्स की पावर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं। लेट एक्स को हम ई रेस टू पावर जेड मान लेते हैं, वेयर द वैल्यू ऑफ जेड इज log एक्स। ठीक है, यहाँ पे चेंज करेंगे, तो जो dy बाई डी एक्स है वो तुम्हारे पास किस में चेंज हो जाएगा, वो तुम्हारे पास चेंज हो जाएगा dy अपॉन डी जेड के अंदर। ठीक है, और जो तुम्हारे पास, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि dy है वो d1 z में कन्वर्ट हो जाएगा, और डी स्क्र वाई है वो तुम्हारे पास d1 इंटू डी1 प्लस वन। ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, डी वन माइनस वन, सॉरी, इंटू जेड, इसमें चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें इसको लिखूं दोबारा यहाँ से, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, d1। ठीक है, जो d1 है तुम्हारे पास, d1 का मतलब अब क्या है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, और कैपिटल डी, इसका कैपिटल डी का क्या मतलब है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये मतलब है, ये चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे करेंगे तो डी वन स्क्र माइनस डी वन प्लस डी वन और प्लस लेमडा ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने डायरेक्टली इक्वेशन लिख दी, डी वन से डी वन कैंसिल, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा डी वन का स्क्र वाई प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्र वाई अपॉन डी जेड स्क्र प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, अगर तुम्हारे पास ये है तो इसके कोरस्पोंडिंग जो बाउंड्री कंडीशन है वो भी चेंज हो जाएगी। अगर x की वैल्यू e रेज टू पावर z है, z की वैल्यू log x है, तो y1 इज इक्वल टू 0 है, ये किस में चेंज हो जाएगा, y0 इज इक्वल टू 0 में चेंज हो जाएगा, बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पे y ऑफ e रेज टू पावर 2 पाई 0 है, यहाँ पे y ऑफ 2 पाई है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास क्या है, रिजल्ट है डायरेक्टली आइगन वैल्यूज का, कि अगर डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू 0 है, और वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और वाई ऑफ एल इज इक्वल टू 0, अगर ये बाउंड्री कंडीशन है तो डायरेक्टली इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या बनती है, आइगन वैल्यू को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बनती है तुम्हारे पास एन पाई बाय एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या बनती है, इसकी डायरेक्टली आइगन वैल्यू। लेकिन अगर इसको, इस रिजल्ट को इसके साथ कंपेयर करें, तो हमारे पास यहाँ पे जो कैपिटल एल है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 पाई है। 2 पाई है, तो जो आइगन वैल्यूज हैं, आइगन वैल्यूज वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एन पाई अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे तो हो जाएगा एन स्क्वायर बाय 4। तो ये तुम्हारे पास जो गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, स्टर्म लियोविले प्रॉब्लम थी, उसकी तुम्हारे पास क्या आ गई, ये
आइगन वैल्यूज आ गई है। ठीक है, डायरेक्टली आप इसकी आइगन वैल्यू ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मोस्ट फेमस रिजल्ट है। और यहाँ पे देखिए तो अगर इसको किसी को इसका रिजल्ट देखना हो तो हम यहाँ पे केस लेके चलते हैं कि किस वैल्यू पे इसकी आइगन वैल्यू होगी, लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, लैम्डा लेस देन जीरो। तो जब लैम्डा ग्रेटर देन जीरो होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी आइगन वैल्यू बनेगी। तो वो हम सब बच्चों को पता ही होगा हम कैसे करते हैं, तो इसको इसका डायरेक्ट रिजल्ट ऐसे याद करते हैं। तो ये तो हमारे पास लैम्डा आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे उसने क्या पूछा है, समेशन वन अपॉन लैम्डा आई ये पूछा है। तो देखो ठीक है, हम अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। समेशन आई इज गोइंग फ्रॉम वन टू एन वन अपॉन लैम्डा आई की वैल्यू पुट कर दीजिए। समेशन आई इज गोइंग फ्रॉम वन टू एन, तो हमें इसको रेसिप्रोकल है ना इसका, तो इसको हम फोर अपॉन आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको मैं फोर बाहर ले लेता हूँ। समेशन आई इज गोइंग फ्रॉम वन टू एन और वन अपॉन आई स्क्वायर। ठीक है, ये मोस्ट फेमस रिजल्ट है कि जो हमारे पास जो समेशन वन अपॉन एन स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी होती है तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू होती है पाई स्क्वायर बाय सिक्स। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे, तो फोर इंटू पाई स्क्वायर बाय सिक्स, टू से डिवाइड कर देंगे, टू से कट कर देंगे इसको, तो टू पाई स्क्वायर बाय थ्री। तो ये तुम्हारे पास सम की वैल्यू, आइगन वैल्यूज के सम की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है तुम्हारे पास वो ट्रू हो जाएगा, और ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है वो रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो ये डायरेक्ट रिजल्ट है ये याद होनी चाहिए, इससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। स्टेटमेंट क्या है कि लेट G1 एंड G2 with two subgroups of G, then which of the following is are true। ठीक है, इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से ये ट्रू होंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें, ठीक है, ये नॉर्मलिटी का साइन होता है कि G1 अगर G2 पे G2 के साथ नॉर्मल है तो G1 इंटू G2 अपॉन G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 अपॉन G2 इंटरसेक्शन G1। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आप इसको आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से कर सकते हो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और जो ऑप्शन सेकंड है ये भी तुम्हारे पास, दिस स्टेटमेंट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप्स एंड देयर नॉर्मल सब ग्रुप्स। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट ओपन हो जाती है, तो ये भी तुम्हारे पास क्या है, ट्रू ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी में क्या बोलता है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ प्राइम इंडेक्स ऑफ जी इज नॉर्मल। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो सी ऑप्शन है वो तुम्हारे पास हमेशा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन के लिए तुम्हारे पास क्या है कि अगर तुम्हारे पास जी का इंडेक्स एच के साथ, एच का इंडेक्स जी के साथ अगर पी आ गया, और तुम्हारे पास अगर इफ द इफ p इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, ठीक है, डिवाइडिंग द ऑर्डर ऑफ g, देन ये स्टेटमेंट हमारे पास सी ट्रू है। ठीक है, यानी इफ p इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइडिंग डिवाइडिंग ऑर्डर ऑफ जी, तो तुम्हारे पास सी रिजल्ट ट्रू होगा। लेकिन अगर हम अगर इस स्मॉलेस्ट वर्ड ना यूज करें तो कोई भी प्राइम अगर उसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा तो जी का नॉर्मल होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट होता तो सी ऑप्शन ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन ट्रू नहीं होगा क्योंकि उसने किसी भी प्राइम के लिए बोला है। ठीक है, तो सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। डी के लिए क्या बोलता है कि G1 इज नॉर्मल टू G2, G2 इज नॉर्मल टू G, देन G1 इज नॉर्मल टू G। यानी हमारे पास जो ट्रांजिटिविटी कंडीशन पूछी है, ठीक है, किसके लिए, नॉर्मेलिटी के लिए, तो नॉर्मेलिटी के लिए ट्रांजिटिविटी कंडीशन होल्ड नहीं होती है। ठीक है, क्यों, देखो आप क्या करो यहाँ पे, जी को ले लो आप D4 ले लो। ठीक है, और G2 को ले लो आप K4, और G1 को आप कोई भी दो ऑर्डर का क्या ले लो, सब ग्रुप ले लो। ठीक है, टू ऑर्डर सब ग्रुप। ठीक है, अगर यहां से हम करें तो कुछ भी Z2 ले लो। ठीक है, Z2 इज नॉर्मल टू K4। ठीक है, इज नॉर्मल टू D4। ठीक है, अब ये इसके नॉर्मल है, ये इसके नॉर्मल है, लेकिन क्या टू ऑर्डर का कोई सब ग्रुप D4 के साथ नॉर्मल होता है, नहीं होता है। इसका मतलब जो नॉर्मेलिटी के कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिटिविटी है वो होल्ड नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो भी तुम्हारे पास क्या है, रोंग है।
इसके जो करेक्ट आंसर बनेंगे वो ऑप्शन बनेंगे ए एंड बी। और ए एंड बी में तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो तुम्हारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, फर्स्ट जो ऑप्शन में तो है वो तो सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है, और दूसरा डायरेक्ट प्रोडक्ट का रिजल्ट है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारे पास मॉडल अलजेब्रा का ही क्वेश्चन गिवन है एग्जाम में। ओके, अब इस पे देखो क्या गिवन है। इसमें बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब ऑटोमॉर्फिज्म होती क्या है कि कोई भी ग्रुप है, ठीक है, कोई भी ग्रुप है तो सारे के सारे फाइनाइट, ठीक है, मैपिंग जी टू जी विच इज वन वन एंड ऑन टू, ठीक है, इस टाइप की मैपिंग की कलेक्शन को हम ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, जो वन वन भी होगी और ऑन टू भी होगी। ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। और ये जो कलेक्शन है ये ग्रुप बनाती है, इस ग्रुप को हम ऑटोमॉर्फिक ग्रुप बोलते हैं, या इसको हम डायरेक्टली ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है, ये ऑप्शन ए में क्या बोलता है, ऑप्शन ए में बोलता है कि अगर G1 और G2 की ऑटोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिक है तो G1 और G2 भी आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पे। लेकिन ये इसके लिए तुम्हारे पास काउंटर एग्जाम्पल है, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जीवन को क्या ले लीजिए, जीवन को सेट ऑफ इंटीजर जेड ले लीजिए, और जी टू को आप क्या ले लीजिए, जी टू को आप जेड फोर ले लीजिए। ठीक है, अगर हम यहाँ से ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड निकाले, ठीक है, तो वन और माइनस वन के कोरस्पोंडिंग आएगी, इसका मतलब क्या आएगी, जेड टू आएगी। और ऑटोमॉर्फिज्म हम निकाले किसकी, जेड फोर की, तो इसमें भी तुम्हारे पास क्या आएगी, जेड टू के ही आइसोमॉर्फिक आएगी। ठीक है, ओके, तो ये तुम्हारे पास इसके आइसोमॉर्फिक आएगी। अब देखो, ऑटोमॉर्फिज्म तो दोनों की आइसोमॉर्फिक है। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड इज आइसोमॉर्फिक टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड फोर। ट्रांजिटिविटी लग गई ना, ये इसके आइसोमॉर्फिक, ये इसके आइसोमॉर्फिक, तो ये इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। लेकिन क्या जेड तुम्हारे पास आइसोमॉर्फिक होगा किसके, जेड फोर के। ठीक है, नहीं, ये आइसोमॉर्फिक नहीं होता है। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है तुम्हारे पास वो रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं बनेगा। ओके, नाउ कम टू द ऑप्शन टू। ठीक है, बी ऑप्शन में आते हैं। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है वो, बी ऑप्शन में वो ये बोल रहा है कि इफ जी का ऑर्डर टू है, ठीक है, देन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी क्रॉस जी इज एबिलियन। ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पे वो। अब ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि देखो मान लो तुम्हारे पास जी का जो ऑर्डर है वो कितना है, टू है। ठीक है, और तो आप जी को क्या मान सकते हो, जी आप आइसोमॉर्फिक टू जेड टू, क्योंकि टू ऑर्डर का ग्रुप है तो जेड टू का ही आइसोमॉर्फिक होगा ना फिर वो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ऑटोमॉर्फिज्म निकाले किसकी, जेड टू क्रॉस जेड टू, और जेड टू क्रॉस जेड टू की जो होमोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है, वो एस थ्री की आइसोमॉर्फिक होती है। और एस थ्री है हमारे पास, ये क्या होता है, नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारे पास, नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। और वो क्या बोल रहा है ऑप्शन बी में कि एबिलियन होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है तुम्हारे पास वो भी रॉन्ग है। ठीक है, ये भी ट्रू नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन सी तो हमेशा ट्रू होगा कि अगर जी फाइनाइट है तो इसकी ऑटोमॉर्फिज्म जी वो भी क्या होगी, फाइनाइट होगी। डायरेक्ट आप इसकी ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से ही आप इसको टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन डी है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप सी इज एबिलियन, ये भी गलत स्टेटमेंट है। जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप सी है वो तुम्हारे पास एबिलियन नहीं होती है। ठीक है, ये भी तुम्हारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली सी इज द राइट आंसर, अगर ये तुम्हारे पास ऑप्शन गिवन है तो। ठीक है, तो ये आसान सा भी क्वेश्चन था मॉडल अलजेब्रा का। ये एक सीओबी का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि इफ जे अल्फा वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 वाई डैश स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू पावर अल्फा डी वाई। ठीक है, ये तुम्हारे पास स्टेटमेंट गिवन है बच्चों। ओके, अब यहाँ पे तुम्हें ये बताना है कि अल्फा के कोरस्पोंडिंग एक्सट्रीमल क्या क्या बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको जनरल सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जे अल्फा वाई इज इक्वल टू, अगर इसको हम कंपेयर करें 0 1 एफ वाई एक्स वाई डैश डी वाई, तो जो एफ एक्स वाई वाई डैश है इसकी वैल्यू क्या गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है वाई डैश स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू पावर अल्फा। ठीक है, तो जब भी हमें एक्सपेरिमेंट निकालना हो तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, आइलर इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, अब आइलर इक्वेशन क्या होगी, आइलर इक्वेशन क्या होती है,
करली एफ अपॉन करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली एफ अपॉन करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, अब जो हमें गिवन फंक्शनल है, यहाँ पे y की टर्म प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, y की टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे करली f अपॉन करली y है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो आइलर इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ठीक है, जीरो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली f अपॉन करली y डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जीरो हो गया, किसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या मिलेगा, कांस्टेंट, यानी करली f अपॉन करली y डैश इज इक्वल टू c। तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, आइलर इक्वेशन चेंज होके ये आ जाएगी। आप डायरेक्टली यहाँ पे f की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी आप f का विद रिस्पेक्ट टू y डैश डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, टू y डैश, ठीक है, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू पावर अल्फा इज इक्वल टू सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y डैश इज इक्वल टू c बाई टू, या इसको हम c1 लिख सकते हैं, ठीक है, c1 लिख सकते हैं ताकि आप इसको मर्ज कर सको, ठीक है, c1, और यहाँ पे x रेज टू पावर अल्फा, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको नया कांस्टेंट का नाम दे दीजिए x रेज टू पावर अल्फा, ठीक है, यानी c1 अपॉन टू है, उसको आप नया कांस्टेंट c भी बोल सकते हो, उससे कोई चेंज नहीं होगा हमारे क्वेश्चन में, ठीक है, आप एज इट इज भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करूं, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरफ y इज इक्वल टू सी, यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू पावर अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा प्लस वन, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट उसको क्या मान लेते हैं हम, दूसरा कांस्टेंट d मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब बाउंड्री कंडीशन क्या आ गई, वन है कि y ऑफ वन इज इक्वल टू वन, y ऑफ टू इज इक्वल टू टू, ये कंडीशन गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप डायरेक्टली y ऑफ वन इज इक्वल टू वन पुट कीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू सी इंटू, ये हो जाएगा वन रेज टू पावर कुछ भी वन ही आएगा, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस वन प्लस डी, ठीक है, ये हो जाएगा ना। और इसको हम सोल्व करेंगे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी प्लस डी इंटू अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा प्लस वन। तो इसकी इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए, पहली बाउंड्री कंडीशन कोरस्पोंडिंग वैल्यू आ गई, और यहाँ से y ऑफ टू इज इक्वल टू टू करें हम यहाँ पे, तो हो जाएगा टू इज इक्वल टू सी इंटू टू की पावर अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा प्लस वन प्लस डी, ठीक है। तो इसको हम करें तो हो जाएगा सी इंटू टू की पावर अल्फा प्लस वन प्लस डी इंटू अल्फा प्लस वन प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू टू इंटू अल्फा प्लस वन। तो ये तुम्हारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखो, चारों ही ऑप्शन में ए बी सी डी में उसने अल्फा की वैल्यू पे बात करी गई है, ठीक है, मतलब अगर अल्फा की वैल्यू जीरो होगी तो क्या आंसर होगा, इस टाइप से, ठीक है। तो क्या करो बच्चों, आप डायरेक्टली इसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। मान लो देखो बी ऑप्शन पुट करना है, मैंने मान लो हमें, ठीक है, बी ऑप्शन करना है, तो आप अल्फा को इक्वेशन वन में और इक्वेशन टू में जीरो पुट कर दीजिए, ठीक है, कोरस्पोंडिंग अल्फा इज इक्वल टू जीरो, और फिर वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए अल्फा की, तो तुम्हारे पास एक्सट्रीमल आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, जो पहली इक्वेशन है वो किस में चेंज हो जाएगी, अगर अल्फा को जीरो पुट कर दूं मैं, तो सी प्लस डी इज इक्वल टू वन, ये बन गई, और दूसरी क्या बनेगी तुम्हारे पास, टू सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो टू टू, ये बनेगी। तो इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो जो सी वन की वैल्यू है वो तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, वन बन जाएगी, और टी की वैल्यू है वो तुम्हारे पास जीरो बन जाएगी। सी वन सी की और डी की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, सी की वैल्यू कितनी है वन, तो वन इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है जीरो, वन अपॉन वन प्लस डी की वैल्यू जीरो है, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स इज कोरस्पॉन्डिंग टू द एक्सट्रीमल। तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी अगर अल्फा की वैल्यू जीरो तो वाई इज इक्वल टू एक्स, तुम्हें क्या मिल रहा है, एक्सट्रीमल मिल रहा है, ठीक है। अगर आप अल्फा की वैल्यू वन ले लेते हैं, ठीक है, अल्फा की वैल्यू वन ले लेते हैं यहाँ पे, तो जो पहली इक्वेशन है वो क्या बनेगी, वो बनेगी सी प्लस वन टू, तो टू डी इज इक्वल टू वन प्लस वन टू, ये बनेगी पहली।
ठीक है, ठीक है। दूसरी क्या बनेगी, अगर यहाँ पे लूँ अल्फा की वैल्यू 1 लेनी है तो 1 + 1 2, 2 की पावर 2 4, तो 4c प्लस 1 + 1 2c इज इक्वल टू 2 + 1, ठीक है, 1 + 1 2, 2 × 2 4, ठीक है, ये बन गई यहाँ पे। अब क्या करो, अब ये इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इनको सोल्व करेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4c प्लस 4 8 डी आएगा यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास -6d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -4, तो d की वैल्यू आ जाएगी 4/6 यानी 2/3, ठीक है। 2/3 आ गई ना, d की वैल्यू 2/3 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो c प्लस डी की वैल्यू कितनी है 4/3, तो प्लस 4/2/3 इज इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2 - 4/3, ये आ जाएगी 3 × 2 6, 6 - 4 2, 2/3, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे आप अब c और d की वैल्यू। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग एक्सट्रीमल क्या बनेगा, y इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 2/3, ठीक है, तो 2/3, वाई अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा x², ठीक है, अपॉन 2 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 कॉमन ले लीजिए, तो ये जाएगा x² + 2, यानी जो ऑप्शन सी है वो भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए क्या था, अच्छा ऑप्शन ए में था तुम्हारे पास अल्फा इज इक्वल टू 3। सिमिलरली आप 2 के लिए कैलकुलेट करना है, सिमिलरली आप अल्फा इज इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है, आप जब अल्फा इज इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट करोगे तो जो सी की वैल्यू है वो तुम्हारे पास बनेगी 2/15, ठीक है, ये बनेगी, सॉरी 4/15 ये बनेगी, और डी की वैल्यू वो तुम्हारे पास बनेगी 14/15। तो ये तुम्हारे पास जो ऑप्शन ए है ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 2 के लिए पता नहीं पूछा ना पूछा था, ये मुझे ध्यान नहीं है, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 के लिए ये एक्सट्रीमल नहीं बनेगा, आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का एग्जाम में आया हुआ था, इसको भी आप इजिली टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करे हैं। तो इसे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और वीडियो लेक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।